गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, कल से हमारा जो है दोस्तों आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम मैं आपके लिए करा चुका हूँ। सारी वीडियो जितने फाइलम बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और एनिमल किंगडम में दोस्तों फाइलम ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, कि किस फाइलम में कौन सा जीव होता है, उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताएँ पूछी जाती हैं। तो हर फाइलम को मैं डिटेल वाइज करा चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो दोस्तों वो वाली वीडियो नहीं देखी हैं, यानी फाइलम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, जंतु जगत से यानी एनिमल किंगडम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वो वीडियो पीछे जाकर आप देखें, तब जाकर दोस्तों आप प्लांट किंगडम देखें। क्योंकि दोस्तों वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में आपका NTPC, ALP, टेक्नीशियन सभी में दोस्तों, RRB, JEE तक में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और कल मैं वीडियो आपके लिए डाल ही चुका था, फर्स्ट वीडियो थी हमारी दोस्तों प्लांट किंगडम से। प्लांट के बारे में मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि कितने प्रकार के प्लांट होते हैं। तो कुछ भी प्लांट हमारे बचे हुए थे, उसके प्रकार बचे हुए थे, तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन स्टूडेंटों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बचा हुआ था उसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा। ठीक है दोस्तों। इससे पहले कि मैं सारी चीज़ें आपके लिए करा चुका हूँ, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद दोस्तों ये रहे आपके, जैसे कि ब्रायोफाइटा के बाद आता है आपका टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ब्रायोफाइटा से, कि ब्रायोफाइटा की विशेषताएं क्या हैं और इनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फूल, पत्ती, जड़, क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों ब्रायोफाइटा के बारे में। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए जिन स्टूडेंटों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उनके यहाँ पर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे। प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है, पहले आप उसे कंप्लीट करें, फिर आप इसे समझें, फिर इसके नोट्स बनाएं, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो इन्हें दोस्तों प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। इनमें पहली बार भ्रूण निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें दोस्तों प्रथम भ्रूणीय पादप, प्रथम स्थलीय पादप, ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा पादपों में जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतकों का अभाव होता है, इसलिए दोस्तों हम इन्हें असंवहनी पादप कहते हैं। यानी दोस्तों इनमें जाइलम और फ्लोएम ये तत्व, ये जो हैं ऊतक नहीं पाए जाते। जाइलम का काम क्या है दोस्तों, जल को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। जो पेड़ है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई पेड़ है, ये मान लीजिए ये इसकी जड़ है। ठीक है दोस्तों, ये कोई जड़ है, ये जड़ इस प्रकार से फैली है, ये कोई शाखा है, ये पेड़ है, ये कोई शाखा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इस प्रकार से, तो यहाँ से जड़ के द्वारा जो जल सोखा जाता है, ठीक है, उसको इस जल को यहाँ वृक्ष के अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य यही होता है दोस्तों, किसका, जाइलम का। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, भोजन को पत्तियों के द्वारा, यानी वृक्ष के द्वारा, पौधे के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसे जड़ों तक पहुँचाना। ठीक है, उसे अन्य भागों तक पहुँचाना, ये कार्य होता है दोस्तों फ्लोएम का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो ब्रायोफाइटा पादपों की जड़ की सहायता से ही मृदा में स्थिर रहते हैं, यानी मृदा के द्वारा ही जड़ जो है ब्रायोफाइटा पादपों में जड़ जो होती हैं उसी की सहायता से ये किसमें, मिट्टी में स्थिर रहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, मूल आवास उपकला ऊतक की एपिडर्मल कोशिकाओं से बना होता है। जो मूल आभासी जड़ें जो होती हैं इनमें, वो किससे बनी होती हैं दोस्तों, एपिडर्मल कोशिका से। और यह एक कोशीय तथा बहुकोशीय दोनों रूपों में पाया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रायोफाइटा पादपों को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे स्थल पर सफल नहीं हो पाए।
क्यों दोस्तों, स्थल पर ये सफल क्यों नहीं है, स्थल पर क्यों नहीं जो हैं उगते, क्यों नहीं उगते, क्योंकि दोस्तों इन्हें जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, और जल नहीं होगा तो निषेचन नहीं कर पाएंगे, और निषेचन नहीं कर पाएंगे तो इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों ये क्या है, ये स्थल पर सफल नहीं हो पाए, अतः इन्हें जल की आवश्यकता होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, ब्रायोफाइटा की अन्य चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादपों की जल संग्रहण क्षमता उच्च होती है। ब्रायोफाइटा पादप बाढ़ की तीव्रता को कम करते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है दोस्तों डाउसोनिया, सबसे छोटा है जूओप्सिस, और ब्रायोफाइटा पादप मृदा अपरदन को रोकते हैं। उदाहरण के लिए इसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइटा जैसे कि दोस्तों मार्केंसिया, रिक्सिया, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने में पूछे जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट में आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा पादपों को मॉस भी कहते हैं। स्फेग्नम ब्रायोफाइटा से पीट कोयला बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में समझेंगे, इसकी सारी विशेषताएं, क्या इसे हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट इसका है, इन्हें प्रथम स्थलीय पादप व वानस्पतिक सर्प के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और टेरिडोफाइटा में पहली बार जाइलम में फिलोएम नामक के संवहनी ऊतक पाए गए, अतः इन्हें प्रथम संवहनी पादप कहते हैं, प्रथम संवहनी पादप कहते हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियाँ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा है दोस्तों साइथेया, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो सबसे छोटा है दोस्तों एजोला। अब अगला पॉइंट आपको याद रखना है, एनेवीना नाम का बीजीए यानी नीलहरित शैवाल एजोला टेरिडोफाइट की पत्तियों में सहजीवी संबंध बनाकर रहता है। इसीलिए दोस्तों एजोला पशुओं के लिए उत्तम चारा व मिट्टी के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जा चुका है। और आगे आपको याद रखना है दोस्तों टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल, जिसमें पहला है दोस्तों फर्न, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, टेरिडियम आदि। जिसमें दोस्तों सिलेजिनेला जो है दोस्तों इसका उपयोग सजावट में किया जाता है। इक्विसिटम से दोस्तों, इक्विसिटम का जो तना होता है ना इस पौधे का, इससे दोस्तों क्या है सोना प्राप्त किया जाता है। और टेरिडियम का उपयोग दोस्तों चारे के रूप में किया जाता है। तो ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल थे, टेरिडोफाइटा की विशेषताएं मैंने आपके लिए बताई। अब चलते हैं दोस्तों जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो जिम्नोस्पर्म में हम सबसे पहले समझेंगे दोस्तों इनकी सारी विशेषताएं, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, क्या चीज़, जैसा कि हम टेरिडोफाइटा में समझें, ब्रायोफाइटा में समझें, ब्रायोफाइटा में समझें, इसी प्रकार दोस्तों जिम्नोस्पर्म में भी हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंटों को हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों ये अनावृत बीजी होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। ये प्रथम बीज युक्त पादप कहलाते हैं, प्रथम पुष्पीय पादप कहलाते हैं। अगर बीज होगा तो पुष्प होगा। तो आपको पता है दोस्तों, बीज होगा तो पुष्प होगा, बीज नहीं होगा तो पुष्प भी नहीं होगा, पुष्प में से ही तो बीज बनते हैं। तो इसलिए इन्हें दोस्तों प्रथम बीज युक्त और प्रथम पुष्प युक्त पादप कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जिम्नोस्पर्म पादप में बीज के चारों ओर आवरण यानी बीज चोल नहीं पाया जाता है, यानी दोस्तों ये नग्न बीजी होते हैं। अतः इनमें फल का निर्माण नहीं होता, नग्न बीज होने के कारण इनमें फल का निर्माण भी नहीं होता। फल का निर्माण कब होगा, जब बीज पर आवरण पाया जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इनमें सर्वप्रथम स्पष्ट जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म के उपयोग हैं दोस्तों ये, जिम्नोस्पर्म जो साइकस होता है ना दोस्तों, वो भी एक जिम्नोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है, जिससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। और साइकस के तने से स्टार्च निकाला जाता है, उससे साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना को सागोपाम भी कहते हैं। तारपीन का तेल चीड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं तो साइट्रस तेल जो है देवदार की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। माचिस की तीली चीड़ की लकड़ी से। क्रिसमस ट्री एक एंजियोस्पर्म है जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एरोकेसिया। चिलगोजा को एंजियोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, जो चीड़ के बीजों को सुखाकर बनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष मेटासेक्वोया है, जो कि एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है दोस्तों, सो जो जिम्नोस्पर्म है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म मेटासेक्वोया, जबकि सबसे छोटा क्या है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म जेमिया पिग्मिया। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म पादपों में फल का निर्माण नहीं होता, जैसे साइकस
एफिड्रा, जिंगो, जिम्नोस्पर्म को जीवित जीवाश्म कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि एफिड्रा से एफिड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है, जो कि उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए रुधिर वाहिनियों को फैलाती है। उच्च रक्तचाप ना हो तो उसके लिए ये यूज की जाती है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगला है आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मैंने आपके लिए बता दिया, ब्रायोफाइटा मैंने आपके लिए बता दिया, टेरिडोफाइटा मैंने आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं हम दोस्तों एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, यानी इनके बीज पर जो है आवरण पाया जाता है। तो इनमें दोस्तों पुष्प, फल, फूल सब चीज़ का निर्माण इसमें होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो चलो छोड़ो, लेकिन कंटेंट आपको बेहतर लग रहा हो तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वे पादप जिनमें बीज के ऊपर आवरण यानी बीज चोल पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म यानी दोस्तों आवृत बीजी। यह पादपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विकसित वर्ग होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी यूकेलिप्टस यानी दोस्तों सफ़ेदा, जो कि पर्यावरण का आतंकवादी इसे हम कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों जो हमारी पृथ्वी जो एक प्रकार से मिट्टी जो होती है उसमें से जितनी पोषक तत्व हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी नमी है, उसे बहुत जल्दी से अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो इसलिए दोस्तों इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, यूकेलिप्टस उच्च जल दोहन क्षमता के कारण आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बना देता है और यह अधिक तेज गति से बढ़ने वाला आवृत बीजी है। यह सबसे छोटा आवृत बीजी कौन सा है दोस्तों, लेमना। यह भी आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। नोट में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, जैसे कि सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया, सबसे छोटा बुल्फिया, सबसे बड़ा बीज डबल कोकोनट जिसे दोस्तों हम लोडोसिया कहते हैं, सबसे छोटा आर्किड, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया पादप में पाई जाती है। बंगाल का आतंक जलकुंभी वाटर हायासिंथ जिसे हम कहते हैं, यह जलाशय की ऑक्सीजन का अतिदोहन करती है, यानी जलाशय जो होता है, छोटी छोटी पोखरें होती हैं, तालाब जो होते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन है उसे नहीं बनने देती। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, पुष्पीय पादपों को फेरेनोगेम्स जबकि अपुष्पीय पादपों को क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। जैसे दोस्तों अब देखिए दोस्तों, एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक बीजपत्री एंजियोस्पर्म, एक द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म। ये इनकी फैमिली है, ये फैमिली है इनकी, और ये इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे दोस्तों लिलिएसी वर्ग में फैमिली में कौन कौन से एक बीजपत्री आते हैं, लहसुन, प्याज। ये डायरेक्टली आपको याद रख लेने हैं दोस्तों, ये द्विबीजपत्री हैं और ये एक बीजपत्री। और आपसे डायरेक्टली एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है या उदाहरण है, ये आपसे पूछा जाता है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता इसमें से। तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में आपको याद रखना है, ये कौन से एक बीजपत्री है और कौन से द्विबीजपत्री है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कवक जगत के बारे में, यानी वृक्ष से जितनी रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए बता दी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कवक जगत, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका एक प्रकार का पादप है। ठीक है। हालांकि इससे पहले वीडियो में जब मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें मैंने जीवाणु और शैवाल के बारे में बताया था, कवक के बारे में नहीं बता पाया। लेकिन कवक की एक प्रकार का कवक जो है ये भी आपका एक प्रकार का पादप ही है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंटों के इसके हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों कवक जगत यानी दोस्तों फंगाई किंगडम। अब दोस्तों जो ये कवक जो होते हैं इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये सामान्यतः बहुकोषीय होते हैं, लेकिन यीस्ट व खमीर एक कोषीय कवक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कवक परपोषी होते हैं, अर्थात
पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये परजीवी व मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है। आगे आपको याद रखना है, कवक को फफूंद भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कि खाने में फफूंद लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सा जो होता है ना, वो फफूंद होती है, तो वो कवक ही है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, कवकों में अलैंगिक जनन बल बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है बल बीजाणुओं के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइटिन की बनी होती है। एकल तंतु में कवक का उदाहरण यीस्ट है, जबकि तंतुओं का जाल कवक जाल कहलाता है। कवक जाल के आधार पर कवकों को 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें पहला है दोस्तों फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, जो कि बासी रोटी में पड़ने वाली फफूंद जो होती है ना, राइजोपस या म्यूकर, उसे हम कहते हैं दोस्तों फाइकोमाइसिटीज। सरसों के पत्तों पर सफ़ेद चूर्ण सा देखा होगा आपने, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसे दोस्तों एल्बुगो कवक कहते हैं। एक होता है दोस्तों एस्कोमाइसिटीज, इन्हें थैली फंजाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उदाहरण में ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवक यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवी नामक यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में यानी शराब बनाने में बेकरी पादपों के उत्पादन के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसे बेकरी यीस्ट या ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। वहीं एक होता है दोस्तों इसका दूसरा बहुकोशिकीय कवक पेनिसिलियम नोटेटम। तो देखिए दोस्तों, पेनिसिलियम नोटेटम से विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, एस्परजिलस नाइजर नामक कवक से सिट्रस एसिड का उत्पादन किया जाता है। वहीं दोस्तों क्वेबिसेप्स पुरपुरिया नामक कवक से मादक पदार्थ को जो है प्राप्त किया जाता है। न्यूरोस्पोरा कवक का प्रयोग आनुवांशिक अध्ययनों में किया जाता है, अतः इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा मैनेज करें, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, पादप जगत ऐसा तो है नहीं दोस्तों, छोटा मोटा जो है किंग जगत हो तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए, 1-2 वीडियो में ही। बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसे 2 वीडियो में करवाने की कोशिश की है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फास्ट किया है, बाकी आप मैनेज कर लेना। अब चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं, कवक के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अगला है इसका प्रकार दोस्तों बेसिडियोमाइसिटीज। इन्हें ब्रैकेट प्रजातियाँ या छत्रक प्रजातियाँ कहते हैं। अगेरिकस कुम्भी कुकुरमुत्ता छत्रक मशरूम एक कवक है जिसमें 52% प्रोटीन पाया जाता है। कुछ छत्रक प्रजातियाँ जहरीली होती हैं, जैसे सांप की छतरी, गांव में आपने सुना होगा। कभी कभी अगेरिकस की जगह अमेनिटा कवक खा लिए जाने से सेहत को नुकसान हो जाता है। गेहूं में वाइट रस्ट डिजीज श्वेत किट रोग जो है दोस्तों पिक्सीनिया कवक के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। एनटीपीसी 2000 आपका एग्जाम हुआ था ना 2018-19 का, उसमें यहाँ ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रकार है दोस्तों आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं, जैसे अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। और कोलियोट्राइकम फाल्केटम कवक के कारण गन्ने में रेड रॉट रोग हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। यीस्ट एक कवक है, यानी खमीर से हम कहते हैं। इसमें विटामिन बी पाया जाता है। सैकेरोमाइसिस सेरेवी नामक यीस्ट का प्रयोग शराब, ब्रेड, पिज्ज़ा, केक, पेस्ट्री आदि बनाने में किया जाता है, इसलिए इसे दोस्तों हम ब्रीवर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट के नाम से जानते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, वायरस कवकों को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि कवकों के द्वारा जहरीले रसायन मुक्त किए जाते हैं, इन्हें एल्फा टॉक्सिन भी कहते हैं। अगला आपको पॉइंट याद रखना है, मानव में ट्राइकोफाइटोन कवक एथलीट फुट यानी एथलीट फुट या दाद रोग जो होता है उसके लिए ये जिम्मेदार है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है,
कि कवकों के कारण गंजापन, डैंड्रफ, खुजली, दमा, अस्थमा आदि रोग ये होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। और एक ये वाला, ये तो मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी के बारे में कुछ आगे। जैसे शैवाल और कवकों का सहसी संबंध लाइकेन कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। शैवाल को कवक के कारण सुरक्षा मिलती है तथा कवक को शैवाल के कारण पोषण व आश्रय मिलता है, इसलिए दोस्तों ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन से लेटमिस पत्र बनाए जाते हैं। लाइकेन को प्रदूषण संकेतक पादप कहते हैं क्योंकि ये प्रदूषण युक्त स्थान पर नहीं पाए जाते। किसी बंजर भूमि या चट्टानों पर आने वाले प्रथम पादप कौन थे दोस्तों? लाइकेन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा का पूरा याद रखना है आपको। आगे आपको याद रखना है कवकों का किसी उच्च पादप की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराजा या कवक मूल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों प्रोटिस्टा जगत। ये लास्ट पॉइंट है आपका, ये भी आपके पादप ही हैं, इसलिए मैंने इसे इसी वीडियो में डाल दिया है। तो बात करते हैं दोस्तों प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बचा है, दो तीन मतलब 2-3 बार स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, बस, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है, जो कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं। प्रोटिस्टा जगत में अनेक प्रकार के जीवों को शामिल किया गया है, जैसे क्राइसोफाइट, जिसे हम डायटम्स या डेस्मिड कहते हैं। एक है, अगला है दोस्तों डायनोफ्लेजिलेट्स, 2 कशाफ वाले शैवाल, अभंगपंख कवक, प्रोटोजोआ जो कि जंतु होते हैं, यूग्लिनॉइड जो कि प्लांट व एनिमल का एक प्रकार का जो है दोस्तों क्या है, योजक कड़ी है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये एक शैवाल है, इसमें डेस्मिड या गोल्डन एल्गी को शामिल किया जाता है। इनमें डायटम्स को शामिल किया जाता है क्योंकि कोशाभित्ति सिल्किन की बनी होती है एवं साबूदाने के आकार की इनकी आकृति होती है। किसकी दोस्तों? डायटम्स की। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, किसी व्यक्ति की डूबने से मृत्यु होती है तो उसके फेफड़ों को कुछ मात्रा में सिलिका मिलता है। ये आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है दोस्तों, इसे हम चाबुक भी कह सकते हैं। तो इनमें 2 फ्लेजिला या कसाब पाए जाते हैं, जिनमें एक ऊर्ध्वाधर दूसरा क्षैतिज होता है। इनकी कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। गोनियोलैक्स नामक डायनो फ्लेजिलेट्स की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण समुद्र में रेड टाइड का निर्माण ये करते हैं। और इससे अगला है दोस्तों आपका यूग्लिनॉइड। तो ये पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है, जो कि मैं आपके लिए शुरू में ही बता चुका हूँ। इनमें 2 कसाब पाए जाते हैं, इनमें एक बड़ा और एक छोटा होता है। इनमें प्रोटीन का आवरण पाया जाए, जिन्हें दोस्तों पेलिकल कहते हैं। ये स्वच्छ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका अवपंक कवक। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये मृतोपजीवी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में ये जो है दोस्तों प्लाज्मोडियल द्वारा जनन करते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये चल बीजाणु के द्वारा जो है जनन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जंतु होते हैं जो परजीवी होते हैं। इनके भी प्रकार हैं, जिसमें पहला है दोस्तों अमीबॉइड प्रोटोजोआ। ये अमीबा जैसे होते हैं। इनमें चलन अंग कूटपाद होते हैं, जिनकी सहायता से शिकार को पकड़ते हैं। इनकी संरचना अनियमित होती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों अगला है आपका कसाबी प्रोटोजोआ। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ, यह स्लीपिंग सिकनेस या नींद की बीमारी करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये होता है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम में आपको क्या याद रखना है कि इसकी आकृति चप्पल के जैसी होती है, बस ये आपको याद रखना है। एक होता है स्पोरोजोआ। इसके बीजाणु संक्रामक होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? प्लाज्मोडियम।
तो ये आपका आज का टॉपिक था, जो कि पादप जगत है, जो कि मैंने समझा दिया है, 2 वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इससे आगे जो वीडियो होंगी, जैसे कि आपका पादप के रोग, पादप में खनिज, पादप के जो है दोस्तों क्या लवण, खनिज, एसिड, हार्मोन, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। पादपों में जनन किस प्रकार से होता है वो भी, तो सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप चिंता ना कीजिए दोस्तों, हर चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं करा रहा हूँ ना फ्री में, वो आपको कहीं पर भी पैसों में भी नहीं मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कहीं ज़्यादा आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ये ना समझें कि फ्री में दे रहा हूँ तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट कहीं मिल जाए तो गारंटी मेरी है दोस्तों। और जैसे ही मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये जो क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं, तो क्या है दोस्तों, जो चीज़ें मैं तैयार करते चल रहा हूँ सीधे सीधे, जैसे देखिए दोस्तों, कभी कभी मैं वीडियो नहीं डाल पाता, तो उसका कारण क्या है दोस्तों, किसी दिन जो चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ, संग के संग तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, संग के संग आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है दोस्तों, 1-2 दिन कभी क्या होता है कि चीज़ें तैयार नहीं हो पाती, तो इसलिए वीडियो में नहीं डाल पाता। और जिस दिन रेगुलर बन जाती हैं उस दिन मैं डाल देता हूँ। तो इससे क्या है, जैसे ही आपकी ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, पीडीएफ के रूप में आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगा, जैसे ही आपकी क्लासें खत्म होती हैं उसके बाद। ठीक है, यानी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके लिए आने वाली नहीं है। बशर्ते इस चैनल को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी चीज़ अच्छी तरह समझना है, देखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।